मोह मोह बहुत बेकार चीज है। मतलब किसी भी चीज से मोह लगा लोगे आप तो वो पेन है। मतलब मोह जो है वो एक दर्द है, मेरे हिसाब से तो ये है। आपने जिस चीज से भी मोह लगाया उससे दर्द मिला है। कि उज्जैन और मां कामाख्या इज अ नेक्स्ट लेवल पावर। नहीं 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 नहीं, अभी उनके आगे जाके शब्द नहीं आते, आंसू आते। आई कैन गिव यू गारंटी विद 21 डेज, कोई बड़ी बात नहीं है। सिर्फ 21 दिन और शाम को उनसे क्षमा मांग लो कि बाबा मेरे जाने से तो नहीं हुआ है, बट फिर भी जाने अनजाने में अगर कोई गलती होगी तो क्षमा कर देना और चेंज देख लेना। मैं लिख के दे रहा हूँ, आई कैन गिव यू इन राइटिंग। 21 दिन के बाद आप बोलोगे अभिनव ब्रो मजा आ गया यार, क्या बात बताइए। वेलकम टू टाइटल टॉक्स, को पावर्ड बाय फेयर हॉकर एंड स्पॉन्सर्ड बाय सुगंधा ट्यूटर्स। आज का ये पॉडकास्ट काफ़ी सुपर एक्साइटिंग होने वाला है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हूँ और नर्वस भी हूँ। जो आज के गेस्ट हैं वो मेरे को होस्ट भी रह चुके हैं, एमसी हैं वो, और बहुत फेमस है, बहुत उम्दा शो होस्ट करते हैं। उनका नाम है एंकर अभिनव। तो बहुत मज़ेदार, इंस्पिरेशनल, मोटिवेशनल, स्पिरिचुअल पॉडकास्ट ये रहने वाला है। सो आई थिंक ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए, स्टार्ट करते हैं पॉडकास्ट। सो अभिनव जी, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आपने अपने बिजी स्केड्यूल में से हमें समय दिया, बहुत बिजी रहते हो आप। नहीं बिजी नहीं रहता हूँ। लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है, किसी टाइम पे बहुत खाली हुआ करते थे जब भोले बाबा से प्रे करते थे कि हमें बिजी कर दो। अब जब बिजी हो गए हैं तो अब भोले बाबा से बोलते हैं कि बाबा थोड़ा बहुत तो टाइम निकालो हमारे लिए, खुद के लिए। और जो हमारे नोन है, क्योंकि स्पेशली जब भी कोई हमारे घर पे रिलेटिव आते हैं वो भी यही पूछते हैं कि कोई फंक्शन होता है तो अभिनव आएगा क्या। तो वक्त है, टाइम है, दैट्स इट। ठीक है, एंकर हैं आप। एंकरिंग से स्टार्ट करूंगी मैं। कब आपको लगा कि आपको एंकर बनना है? मेरे को शुरू में, स्टार्टिंग में मेरे लाइफ में लगा ही नहीं था कि मुझे एंकर बनना है। हाँ, क्या बनना था आपको? एक्चुअली आई लव व्हाइट कलर। मतलब सफेद मुझे बहुत पसंद है, व्हाइट रंग बहुत पसंद है। तो मेरा जो अगर ड्रीम, अगर बात करोगे, वी आर टॉकिंग अबाउट ड्रीम, तो था कि मैं नेवी में जाऊं, क्योंकि आपने देखा है नेवी की ड्रेस बिल्कुल व्हाइट होती है। और लोगों की अपनी अपनी चॉइस है। कुछ लोगों को माउंटेन्स पसंद होते हैं, कुछ लोगों को समुद्र पसंद होते हैं। मेरे को समंदर पसंद था। यस। तो फिर नेवी में जाने का ट्राई किया? यस। देन नेवी में जाने का ट्राई किया, बट कुछ फैमिली कंडीशंस ऐसी थी कि वो चीजें पॉसिबल नहीं हो पाई। बट ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, जहां भी आए अच्छे आए। भोले बाबा की इच्छा थी कि यहीं पे आना है, तो अब हम लोगों ने अपने कर्म किए और आगे उन्होंने फल दिया, बस दैट्स इट। तो कब लगा आपको कि आपको एंकर बनना है? कब लगा? हाँ, क्या कुछ ऐसा हुआ आपके साथ कि आप एंकरिंग में आ गए? क्योंकि आई थिंक मेल बहुत कम होते हैं इस फील्ड में, ज्यादा लड़कियां एंकर रहती हैं। 2007-8 का टाइम है। मतलब मेरा फैमिली बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग नहीं था, फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग नहीं थे हम लोग। तो उस टाइम पे एज अ प्रमोटर मैंने अपने करियर में स्टार्टिंग किया, क्योंकि फैमिली कंडीशन ऐसी थी कि काम करना पड़ा। तो एज अ प्रमोटर था, सारेगामा पर 2007-8 का कैंपेन चल रहा था, जहां पे हम डोर टू डोर जाके हिमेश रेशमिया जी की टीम को प्रमोट करते थे। हमारे पास पैम्पलेट होते थे और कुछ गिफ्ट्स होते थे, और हम उनसे पुट अप करते थे क्वेश्चन कि हेलो सर, हेलो मैम, दिस इज अभिनव एंड वी आर कमिंग फ्रॉम सारेगामा पर टीम एंड नाउ वी हैव अ क्वेश्चन, और अगर आप सही जवाब देंगे तो आपका नाम हम लकी ड्रॉ में डालेंगे। और आपके एरिया के जो भी लोकल मार्केट होगा वहाँ पे संडे को इवेंट होगा, और लकी ड्रॉ में अगर आपका नाम निकलता है तो कुछ गिफ्ट्स आप मिलेंगे। तो वहाँ पे ये था कि हिमेश रेशमिया जी का टीम का स्लोगन क्या है। तो जो भी आंसर देते थे कि जय माता दी, लेट्स रॉक, तो उनका हम नाम नंबर लिख के लकी ड्रॉ के बॉक्स में डाल देते थे। तो वहाँ पे संडे को एक एंकर आए, उनका नाम मैं रिवील नहीं करूंगा, ठीक है, बट 2007-8 में उन्होंने वो जो काम हम दिन भर घर घर जाके कर रहे हैं
कि मई जून, अभी ये पॉडकास्ट आप जून में शूट कर रहे हो और बाहर का टेम्परेचर यू नो वेरी वेल कि दिल्ली, और दिल्ली के टेम्परेचर में मतलब मैं प्रहलादपुर स्टे करता हूँ साउथ दिल्ली वहां से वसंत कुंज आना, वसंत कुंज में बैग में बहुत सारे पैम्पलेट और गिफ्ट रख देना, और उसके बाद दिल्ली के जिस मर्जी कॉर्नर पे आपको डाल देते थे। आपको खुद से कुछ सब कुछ करना है, खाना पीना खुद से करना है, और आपको मिल रहे हैं दिन के 160 रुपीज, 200 रुपीज मिलते थे। बट आगे जो हमारे कोऑर्डिनेटर होते थे, उनके आगे जो कोऑर्डिनेटर होते थे वो 20 रुपीज रख लेते थे। 160 रुपीज मिलते थे और 160 रुपीज में सारा कुछ करना होता था। और उस टाइम पे वो एंकर आए, उन्होंने सेम काम स्टेज पर 2 घंटे किया, माइक के साथ किया, और वो 8,000 रुपए लेके चले गए। 2007-8 में 8,000 रुपए मतलब 8,000 रुपीज इज अ वेरी बिग अमाउंट। तो माइंड में क्लिक हो गया, मैंने कहा ठीक है यार, लेट्स सी। तो कोशिश करते रहे। फिर वहां से आपको लगा कि ये तो कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है? इंटरेस्टिंग नहीं यार, जब पेट की भूख होती है ना आपको, तो आपके समझ में आता है कि पैसा कैसे आए। और अगर आप अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से आते हो तो आपको ये लगता है कि कैसे जेन्युइन तरीके से हम पैसे को कमा सकते हैं। पैसे कमाने का तरीका 2 होता है, या तो आप तरीके से कमा लो या फिर बेतरीके से कमा लो, क्योंकि पैसा दोनों जगह बहुत है, बस आपकी नीयत साफ होनी चाहिए। कभी किसी का गलत मत करो, कर्म करो यार, ऊपर वाला सब देखता है। ठीक है, तो आपका जो फर्स्ट इवेंट आपको मिला एज एन एंकर, तो जिसमें आपने खुद होस्ट किया, वो पहले पैसे कितने मिले थे पहले शो के? मैंने जो फर्स्ट शो होस्ट किया था वो बर्जर पेंट का, मतलब वो आपने देखा है टाटा का एक छोटा हाथी आता है, उसके पीछे एक छोटा सा कंटेनर था, कैंटर बन के बर्जर पेंट का दिवाली के टाइम पे पेंट्स हम व्हाइट वॉश करवाते हैं घर पे दिवाली के टाइम पे। तो दिवाली से पहले बर्जर पेंट का प्रमोशन मैंने किया। उस टाइम पे मुझे एक दिन के 600 रुपीज मिले थे। पहली बार 600। हाँ, मतलब 600 रुपीज मिले थे, मतलब एक दिन के। बट वो जॉब इजी नहीं थी मतलब आपको 11 बजे अपना शो स्टार्ट करना होता था और रात के 7-8 बजे तक चलता था। इट मीन्स कि अगर आप 11 बजे शो को स्टार्ट करना है, रोड शो करना है, तो आपको 9 o'clock घर से निकलना पड़ेगा, और 7 बजे तो मतलब हाँ ठीक है, स्ट्रगल हर जगह पे है। स्ट्रगल करोगे जब ही हीरा ऐसे नहीं बनता, कोयले की खान में रहता है फिर हीरा बनता है। तो कैसा लगा जब वो 600 रुपीज मिले और आपने पहला शो होस्ट किया, वो फीलिंग कैसी थी? कुछ चीजें दिख रही थी, कुछ चीजें नहीं दिख रही थी, क्योंकि गाइडेंस नहीं थी हमारे पास। जो मन में आ रहा था वो हम किए जा रहे थे। आई गेस जब आपके पास एक गुड गाइडेंस होती है ना, तो चीजें आप जो चीज 1 साल में अचीव करते हो वो शायद 1 महीने में अचीव हो सकती है, अगर आपके पास गाइडेंस है। तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि जब मैंने फर्स्ट टाइम वो शो किया था, तो वो शायद मैं 2 साल पहले भी कर सकता था, क्योंकि इतना कुछ बड़ा टास्क नहीं था क्योंकि बात करना आना चाहिए, और बात करना हर एक इंसान को आता है। बस ये है कि वो आप 100 लोगों के सामने कैसे बात कर सकते हो, 1000 लोगों के सामने कैसे बात कर सकते हो, 10,000 लोगों के सामने कैसे बात कर सकते हो। बस यही चीज है। गाइडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। और इसी के साथ में एक वर्ड और बोलना चाहूंगा, जो अभी न्यू कमर्स आ रहे हैं, न्यू टैलेंट्स आ रहे हैं मार्केट में, मैं उनसे यही बोलूंगा कि एक डिग्निटी मेंटेन करो जरूर, कि नाउ इतना अमाउंट तो एक एंकर का होना ही चाहिए, उससे नीचे पे नहीं जाना चाहिए। बिकॉज आपने देखा होगा मोस्टली आप इवेंट पे तो लाखों रुपए खर्च कर दोगे, करोड़ों रुपए खर्च कर दोगे, लेकिन जब बात आपकी एंकर की आती है तो एंकर से यही पूछा जाता है कि लगेगा ही क्या आपका, आपको तो सिर्फ आना ही तो है, आपको सिर्फ बोलना ही तो है, बोलने में क्या ही पैसे लगेंगे। लेकिन उस बोलने के पीछे, वो उस बोलने की कला को सीखने के लिए उसने पता नहीं कितना टाइम दिया है, कितने साल का एक्सपीरियंस है। आप अगर बोलने के लिए पैसे देने वाली बात है, तो आई गेस इंसान, इस दुनिया में हर एक इंसान बोलता है, तो आई गेस तो हमारे देश की पॉपुलेशन 140 करोड़ है, तो इसका मतलब 140 करोड़ जो पॉपुलेशन है सब एंकर हो जाते। बट एंकर ही क्यों? तो आई गेस कि आप एंकर कोई नॉर्मल वर्ड नहीं है। मतलब जैसे आप एक पायलट जो एरोप्लेन ड्राइव करते हैं, फ्लाई करते हैं, उनके नाम के आगे पायलट लगता है।
लाइक डॉक्टर, एमबीबीएस की पढ़ाई करने के बाद डॉक्टर लगता है, इंजीनियर की पढ़ाई करने के बाद इंजीनियर लगता है, लॉयर की पढ़ाई करने के बाद एडवोकेट लगता है ना। तो एंकर इज लाइक उपाधि, एंकर इज नॉट नॉर्मल वर्ड। अगर आपके नाम के आगे एंकर लग रहा है तो उसकी भी कुछ इमेज है, उसकी कुछ रिस्पेक्ट है, उसकी कुछ डिसिप्लिन है, आप उसको मेंटेन करो। अगर आप एंकर हो तो आप एंकर की तरह बिहेव करो। और मेरे हिसाब से जो मार्केट में होना चाहिए, जो आज की मार्केट, आज की जनरेशन में चल रहा है, कि मैं देख रहा हूं कि 3,000 में भी शो कर रहे हैं, 5,000 में भी शो कर रहे हैं, 10,000 में भी शो कर रहे हैं, 15 में भी कर रहे हैं, 20 में भी। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं, हर एक किसी का एक स्टार्टिंग पॉइंट आता है, बट जो चीजें हमने गलती की हैं जब हमारे पास गाइडेंस नहीं थी, तो अब मेरे हिसाब से मुझे ये लगता है कि एक अमाउंट सेट होना चाहिए कि उस अमाउंट के नीचे एंकर नहीं होंगे। आप कभी मुंबई जाना, मुंबई में आर्टिस्ट कार्ड बनता है, उस आर्टिस्ट कार्ड के अंदर आपको एक अमाउंट पे करना होता है और उसके बाद फिर आपको काम करने का लाइसेंस बनता है। तो शायद उस तरह का कुछ हमारे दिल्ली में भी होना चाहिए, कम्युनिटी में भी होना चाहिए, हमारी कम्युनिटी में भी होना चाहिए कि ये कार्ड है, उसके बाद ही आप एंकर बन पाओगे। नहीं तो कोई भी एंकर बन रहा है और एंकर की चीजें खराब कर रहा है। राइट, आई गेस यू आर ऑल्सो एन एमसी, सो यू नो वेरी वेल कि व्हाट आई एम टेलिंग। आप स्टेज पे जा रहे हो, आपके स्टेज प्रेजेंस क्या है वो बहुत मैटर करता है। क्योंकि जब अगर आप किसी एक बंदे का शो खराब कर रहे हो ना, तो उससे सिर्फ आपका नाम नहीं खराब हो रहा, उस एंकर वर्ड का नाम खराब हो रहा है, जो कि बहुत सारे लोगों ने अपनी पूरे लाइफ टाइम में अचीव किया है। 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल लगा के अचीव किया है। तो वो जो वर्ड है ना, वो वर्ड नहीं है, वो शब्द नहीं है, वो बहुत सारी चीजें हैं उसके अंदर। आप उस वर्ड को खराब कर रहे हो। और सबसे बड़ी चीज, इफ यू आर नॉट कैपेबल टू होस्ट द शो ना, तो आप सिर्फ चंद पैसों के लिए हाँ मत करो। आपको लग रहा है कि वो आपका शो है, ठीक है, आपने शो खराब कर दिया, बट किसी इंसान की का वो शो पूरी लाइफ टाइम की मेहनत है। सपोज दैट आप किसी के वेडिंग होस्ट करने गए, हाँ, उन्होंने बोला कि 5,000 में हो जाएगा, जी हो जाएगा। आप गए, आपने उनका पूरा शो स्पॉइल कर दिया, आपका तो कुछ नहीं गया, लेकिन उस बंदे की वो लाइफ टाइम मेमोरी खराब हो गई। तो जो इवेंट वेंडर्स हैं, इवेंट एजेंसीज हैं, इवेंट कंपनीज हैं, मैं उनको भी यही सजेस्ट करूंगा यार कि प्लीज प्लीज आप इस चीज पे बहुत ज्यादा नोटिस करो, सिर्फ बजट को मत देखो। आपको भी यही चीज बोलूंगा मैं कि प्लीज अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले रहे हो तो आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने का हिम्मत रखो। अगर नहीं है तो आप क्लियर मना कर दो कि नहीं जी, वी आर नॉट एबल टू होस्ट योर शो, सो सॉरी सर, आप मुझे क्षमा करिए, मैं आपके शो के लायक नहीं हूं, आप दूसरे किसी एमसी को देखिए, आप दूसरे किसी एंकर को देखिए। सिर्फ चंद पैसों के कारण आप यस मत कर दीजिए। राइट, तो ये मेरा कंसर्न है, दिस इज माय पर्सनल कंसर्न। बाकी हर एक इंसान की अपनी अपनी चॉइस है, अपना अपना माइंडसेट है, तो वो उसके लिए मैं कुछ भी नहीं कह सकता। जब आपने अपनी फैमिली को बताया कि अब आप एज एन एंकर प्रोफेशन चूज कर रहे हो, तो उनका क्या रिएक्शन था? सी, स्ट्रगलिंग फेज में हर किसी इंसान की फैमिली पीछे हटती है। बिकॉज जिस इंडस्ट्री में मैं जब आया था, आप यकीन नहीं मानोगे, मतलब महीने के 2 शो 3 शो, मतलब 1,500 2,000 3,000 रुपए कमा के आप घर सर्वाइव नहीं कर सकते हो, सर्वाइव नहीं कर सकते हो। ऊपर से दिल्ली जैसे एरिया में आप सर्वाइव नहीं कर सकते हो। तो घर वालों का तो उस टाइम पे यही था कि हाँ भाई, नहीं कुछ और भी देख, साथ ही साथ क्या ही कर रहा है, कब तक करेगा, इसकी कोई एज है और शोज है, आज है कल नहीं है, बट हमें रोटी तो डेली चाहिए, हमारी डेली नीड्स हैं, कब तक करेगा, कैसे करेगा। तो हाँ, बट ठीक है, देर आए दुरुस्त है, फिर से वही। कभी किसी शो में बहुत वियर्ड मोमेंट हुआ कि दिल ही रुक गया कि ये यार, ये नहीं होना चाहिए था? हुआ तो होगा कभी। एक शो में हुआ था, दैट टाइम आई वाज इन जमशेदपुर, आई गेस जमशेदपुर, हाँ मैं जमशेदपुर में था और मैं शो होस्ट कर रहा था। और मेरी एक आदत है कि मैं जब शो पे रहता हूँ तो मैं अपना फोन किसी के हाथों में हैंड ओवर कर देता हूँ कि नहीं, मेरे को डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आपका माइंड वहां पे जाएगा तो आप शो से भटक जाओगे, आपका माइंड भी शो से हटेगा। तो वहां पे मतलब मेरे छोटे पापा का बेटा है, उसका बार बार कॉल आ रहा था मेरे फोन पे
तो मतलब 2 ढाई घंटे का शो था। तो मतलब उस टाइम पे मैंने जाके एकदम से बोला कि प्लीज, जिसके पास फोन था, कि अतुल ब्रो का फोन आ रहा है, प्लीज देखो। तो मैंने कहा प्लीज आप उठाओ तो और बता दो कि ये शो पे हैं। तो जब उन्होंने मैं तो शो रन कर रहा था। अब शो रन कर रहा था और शो रन करते 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 उनके पास मैसेज आया कि मेरी दादी जी इज नो मोर। उसने आके मेरे कानों में बता दिया कि दादी जी इज नो मोर। बट मैंने पूरा शो रन किया और उसके बाद मैं बैक स्टेज जाके रो रहा था। तो रो रहा था तो केटीएम का शो था, क्रॉन रीफ फ्रैंकन पूल्स मैटिक ऑफ विच इज मतलब बाइक का शो होस्ट करते हैं। तो उन्होंने बोला क्या हुआ, तो मैंने बोला ऐसे ऐसे। बट जो वहाँ के टेरिटरी मैनेजर थे उन्होंने बोला आपके फेस पे 1% भी नहीं दिखाई दिया इतने बड़े इंसिडेंट को। मैंने कहा सर आप मुझे पे कर रहे हो, इस चीज का पे कर रहे हो, आपको इससे मतलब नहीं है कि मेरे साथ क्या चल रहा है और नहीं चल रहा है, राइट? तो इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। वो आई थी, उनको जाना था, मैंने भी जाना है एक दिन, आपने भी जाना है, और जो बिहाइंड द कैमरा बैठी है टीम डीओपी, आप कैसे मरने से डर लगता है? किस चीज से डर? मरने से नहीं। हाँ। कल भी मरना है, आज भी मरना है, तो फिर डर किस बात का? मतलब ऐसे कभी सोचते हो उसके बारे में? डर मेरे को इस बात का लगता है यार कि मेरे पीछे मेरे माँ बाप का क्या होगा। कहते हैं मोह, मोह बहुत बेकार चीज है। मतलब किसी भी चीज से मोह लगा लोगे आप तो वो पेन है। मतलब मोह जो है वो एक दर्द है, मेरे हिसाब से तो ये है। आपने जिस चीज से भी मोह लगाया उससे दर्द मिला है। बस एक चीज से मोह लगाने से कभी दर्द नहीं मिलेगा। और वो क्या है? तो बताओ, आप बताओ, आपके माइंड में चीजें होंगी। भगवान जी। भगवान जी का एक डेफिनेशन है, अगर आप समझ पाओगे तो शायद, पता नहीं मैं सही हूं या गलत हूं। मतलब काउंटर क्वेश्चन मैं कर रहा हूं। एंकर हो ना? हाँ, एज पर यू व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ भगवान जी? मेरे को तो लगता है विश्वास। नहीं, भगवान जी का फुल फॉर्म क्या है? भगवान जी का फुल फॉर्म? हाँ, भगवान का फुल फॉर्म क्या है? जो मुझे लगता है हर एक इंसान इस दुनिया में 5 चीजों से बना है। भ भूमि, ग गगन, व वायु, अ अग्नि और ना नीर। ये 5 तत्व से बना है और इंसान 5 तत्व में लीन हो जाएगा, राइट? हमारी जब मृत्यु होगी तो आपको जलाया जाएगा, धुएं में उड़ जाओगे, राख में बह जाओगे, हवा में बह जाओगे, है ना? हाँ। राख मिट्टी में मिल जाएगी। तो भगवान वर्ड इज वेरी स्मॉल फ्रंट ऑफ महादेव। कहते हैं ना, अकाल मृत्यु वो मरे जो कार्य करे, चंडाल का काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। तो मेरे हिसाब से भगवान से मोह लगाना भी गलत है। अगर मोह लगाना है तो महादेव में मोह लगा लो, और शायद उनसे ऊपर तो इस दुनिया में नहीं कुछ है, कुछ भी नहीं है। महादेव की आप बात कर रहे हो तो आपने जो है 12, मैं महादेव नहीं बोलूंगा, वो मेरे सब कुछ है। मैं महादेव नहीं बोलूंगा उन्हें, वो मैं उन्हें सब कुछ मानता हूं। सब कुछ मतलब अंत भी तू, शुरुआत भी तू, सब कुछ तू, शून्य भी तू, अनादि भी तू, काल भी तू, विकराल भी तू, दोस्त भी तू, मेरा बाप भी तू, मेरी माँ भी तू, मेरा मतलब मेरे को कुछ प्रॉब्लम आती है मैं लड़ भी लेता हूं उनसे, मेरा दोस्त भी तुम, सब कुछ है वो मेरे, एवरीथिंग। तो आपने 11 ज्योतिर्लिंग कंप्लीट कर लिए हैं और अभी एक मैंने नहीं किए, वो उनकी कृपा है कि मैं उनके दर तक जा चुका। नहीं तो इतने सारे लोग हैं यार पूरे वर्ल्ड में, हर कोई थोड़ी जा पाता है। मतलब मैं नहीं बोलूंगा कि मैंने ये किया। इसी वर्ड पे एक मतलब मेरे पास एक लाइन है। जब भगवान श्री राम रावण का वध करके गए तो उनकी माता ने पूछा कि बेटा तूने रावण का वध किया क्या? तो भगवान श्री राम का आंसर था, नहीं मां, मैंने रावण का वध किया।
तो माता भी शौक, नहीं माँ, फिर उसके बाद मैंने रावण का वध किया। कहना क्या चाहते हो आप? तो भगवान श्री राम का शब्द था, नहीं माँ, मैंने रावण का वध किया। रावण का वध रावण के मैंने किया। व्हाट इज माय पॉइंट? समझे आप कहने का मतलब? उसके अंदर जो अहंकार था, उसके अंदर जो अहंकार था, मैंने रावण का वध किया। तो वही वाली बात है। अभी आपने बोला कि आपने 11 ज्योतिर्लिंग किया, तो क्या, तो मैं कभी ये चीज नहीं बोलूंगा कि मैंने किया। इस दुनिया का शायद सबसे बुरा शब्द अगर बोलूंगा तो वो है मैं सुबह शाम जब प्रार्थना करता हूँ भोले बाबा से, तो मैं बस यही बोलता हूँ कि बाबा, अगर आपको लगता है कि मेरा सर फोड़ना है, फोड़ देना, पूछना मत। अगर मेरे हाथ पैर तोड़ने हैं, तोड़ देना, पूछना मत। जो करना है कर देना, बस एक चीज मत देना, बाकी जो मर्जी देना है दे देना। और वो क्या नहीं देना है पता है? वो मैं, कि मेरे अंदर मैं मत देना, बाकी जो देना है दे देना। आपको लग रहा है मैं जा रहा हूं, मेरे सर पे ईंट गिर जाए, गिरा देना। जा रहा हूं, मेरे हाथ पैर टूट जाए, तोड़ देना, बेफिक्र। तुम्हारा ही बच्चा हूं। अगर बेटा मरेगा तो बाप को ही दुखी होगी, हॉस्पिटल बाप को ही ले आना पड़ेगा, बाकी तुम्हारी मर्जी है। जो करना है करो, सारा ब्लेम उनको दे दो। हाँ, अरे भाई, जब एक सिंपल सी चीज है, जब सुख में वो मेरे साथ हैं तो दुख में कोई दूसरा बंदा थोड़ी होगा भाई। दुख में भी तो वही होंगे ना मेरे साथ। तो बस जो है सब उन्हीं का है, जो था सब उनका था, जो होगा सब उनका होगा। तो वो ज्योतिर्लिंग का एक्सपीरियंस अगर आप बयां कर पाओ अपने नहीं भाई, उसके लिए शब्द नहीं है। और पता नहीं भाई ये क्या है। नहीं 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 नहीं, अभी उनके आगे जाके शब्द नहीं आते, आंसू आते। उनके आगे शब्द नहीं आते। और कहते हैं आप उनके आगे रो लोगे तो शायद इस दुनिया के आगे रोने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको कभी। पता नहीं अभी मतलब उज्जैन बहुत ट्रेंड में है आजकल कि चलो उज्जैन चलते हैं, उज्जैन चलते हैं, उज्जैन चलते हैं। कहाँ जा रहे हो? तो उज्जैन घूमने जा रहे हैं। पहली बात तो ये यार कि उज्जैन कोई घूमने वाली जगह नहीं है। उज्जैन क्या मैं बोलूं, चाहे आप कहाँ जा रहे हो घूमने, वृंदावन जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हो घूमने, बरसाने जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हो घूमने, सोमनाथ जा रहे हैं। नहीं भाई, वो आपकी घूमने की जगह नहीं है। आप उसे घूमने के लिए दुनिया पड़ी है, वो घूमने की जगह नहीं है। वो अध्यात्म की जगह है। वो आप अपने पिता से मिलने जा रहे हो, अपने घर जा रहे हो, वो घूमने की जगह नहीं है। घर आपके घूमने की जगह है क्या कोई? तो भाई वो घूमने की जगह नहीं है। बट अभी ट्रेंड बहुत ज्यादा है और मैं बहुत लकी, मतलब मैं नहीं बोलूंगा, ये बाबा की कृपा है कि शायद मैं उज्जैन जब से जा रहा हूं, जब कोई जाता अभी नहीं था। अब तो वीआईपी प्रोटोकॉल भी खत्म हो गई है कि आप अंदर जाके मतलब भोले बाबा पे जल चढ़ा सकते हो। मंदिर से बहुत पीछे आपके दर्शन होके निकल जाओगे आप। मैं उस वक्त से जा रहा हूं जब सिर्फ पुराना रास्ता था और आपके डायरेक्ट गर्भगृह में एंट्री होती थी। कोई प्रोटोकॉल नहीं, कोई पास नहीं, कोई कुछ नहीं होता था। आप सीधा गर्भगृह में दर्शन करके बाहर निकलते थे, आप गर्भगृह में जाके जल चढ़ाते थे। मैं उस टाइम से जा रहा हूं और जब मैं फर्स्ट टाइम गया था, वो भी एक बहुत ही मजेदार कहानी है। मतलब मजेदार बोलूंगा तो मतलब आप बोलोगे कि हाउ इज इट पॉसिबल। शेल लुब्रिकेंट का शो था। शेल लुब्रिकेंट इंजन ऑयल आता है जो ऑटोमोबाइल इंजीनियर होते हैं टू व्हीलर्स के। तो इंदौर में एक जगह है छोटी ग्वाल टोली, वहां पे सारे ना शॉप मतलब जो हैं वो बाइक मैकेनिक्स के शॉप्स हैं।
तो शेल जो इंडियन ऑयल की कंपनी है वो बाइक मैकेनिक्स मतलब एरिया में जो बड़ा मैकेनिक होता है वहां पे एक मीट ऑर्गेनाइज करती है, वहां पे एंकर होता है, वो कुछ गेम वगैरह खिलाता है। फिर शेल के कुछ इंजीनियर्स आते हैं, वो ऑयल के बारे में ब्रीफ करते हैं। तो वो शो करने में छोटी ग्वाल टोली गया था और मुझे अच्छे से याद है कि वो जो शो था तो मतलब उस टाइम पे मेरे को खाने के 200 रुपए मिलते थे डेली के, एज एन एंकर की बात कर रहा हूं मैं। 2012, क्योंकि हाँ 2012, तो मैंने जोड़ जोड़ के ऐसे ऐसे करके मैंने 200 रुपए सेव कर लिए थे। और इंदौर से उज्जैन जाना था, मतलब वहां पे किसी ने बोला कि यहाँ पे आए हो तो उज्जैन जरूर जाना, ठीक है। तो महाकाल बाबा है वहां पे और मतलब मोस्ट पावरफुल प्लेस इन द वर्ल्ड। मतलब अगर मैं कहता हूं वैसे तो भोले बाबा की हर जगह ही बहुत पावरफुल है, भगवान श्री कृष्ण की हर जगह ही बहुत पावरफुल है, लेकिन कहते हैं ना जो पूरी अगर हम बात करें हमारी बॉडी, तो हमारी बॉडी के हर एक पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो माइंड है। तो मैं उस तरह से बोल सकता हूं कि उज्जैन और मां कामाख्या इज अ नेक्स्ट लेवल पावर। जहां इस दुनिया की शक्तियों का अंत होता है ना, वहां से उनकी शक्तियों का आरंभ होता है। तो उज्जैन जाना तो मैंने जैसे तैसे करके 200 रुपए सेव कर लिए थे, क्योंकि आप बाहर रहोगे तो आप खाना खाओगे, ब्रेकफास्ट भी करोगे, दिन भर में चाय वाय भी पियोगे। तो मैंने जैसे तैसे शॉप सेव कर लिए 200 रुपए। अब उस टाइम का इंसिडेंट समझना, 30 रुपीज इंदौर टू उज्जैन जाने का और 30 रुपीज इंदौर आने का, ठीक है। कितने हो गए? 60 रुपीज हो गए। 20 रुपीज का आपका प्रसाद, कितने हो गए? 80 रुपीज हो गए। फिर श्री काल भैरव अगर आप जाओगे, जो कि कहते हैं कि मंत्री जी हैं उज्जैन के अवंतिका नगरी के, तो आपको वहां पे मदिरा का भोग लगता है। और उस टाइम पे जब मैं गया था तो मैंने 30 रुपीज का मदिरा लिया था उनको भोग लगाने के लिए। और मैंने उन्हें ये बात भी बोली थी कि बाबा आज मेरी हैसियत इतने की है, जब मेरी हैसियत अच्छी हो जाएगी तो मैं अच्छी भी लेकर जाऊंगा। आज भी अगर आप मेरे पुराने इंस्टाग्राम के स्टोरी पे देखोगे तो मैं स्टोरी पे वैसे चीजें डालना नहीं पसंद करता, लेकिन हाँ मैं उसको इसलिए डालता हूं क्योंकि मैंने बाबा से बोला था कि जब आप मेरे को इतना पैसा दे रहे हो कि मैं 30 रुपए के लायक हूं, तो मैं 30 रुपए का भोग लगा रहा हूं। जब आप मेरे को 3 लाख रुपए की चीज दोगे तो मैं 3 लाख रुपए का भी भोग लगा दूंगा। मैं उसमें कुछ सोचूंगा नहीं। जब कुछ नहीं था जब भी आप थे, जब हो तब भी आप हो, जब नहीं होगा तब भी आप रहोगे। तो मतलब मैं जब भी वाइन शॉप पे जाता हूं तो मैं उनसे यही बोलता हूं कि जो सबसे आपके पास सबसे महंगी है ना वो मुझे दे दो। उस टाइम पे मैं पैसे नहीं देखता हूं, सिर्फ मैं ये बोलता हूं कि आपके पास जो सबसे महंगी बोतल है वो मुझे आप दे दो, और वो मैं ले आके भोग लगा देता हूं। आप मेरे घर पे जाके देखोगे तो एक केस बना हुआ है, वहां पे सिर्फ शराब की बोतलें हैं, प्रसाद की बोतलें हैं, वो बाबा काल भैरव की प्रसाद है। और उसमें थोड़ा थोड़ा यूज है क्योंकि वो भोग लग गया। क्योंकि ना घर पे मेरे मम्मी पापा पीते हैं, ना भैया पीता है, ना मैं पीता हूँ। लेकिन हाँ जब भी मतलब अगर हम बीमार होते हैं तो हाँ हम उनका वो एक बूंद काइंड ऑफ एज अ प्रसाद हम ग्रहण करते हैं कि शायद, मतलब ये बिलीफ सिस्टम है मेरा। मैं नहीं कहूंगा कि ये आपका बिलीफ सिस्टम होगा या जो डीओपीज है उनका बिलीफ सिस्टम, मेरा बिलीफ सिस्टम है। मैं मानता हूं तो मानता हूं। तो 80 और 30 कितने हो गए? 110 रुपए। और उज्जैन में ना बाबा की पालकी निकलती है, बाबा की सवारी निकलती है हाथी पे। तो वो हाथी आपको मिलेंगे मंगलनाथ के बाहर। तो मैंने उस टाइम पे उनको 20 रुपए का केला खिला दिया। कितने पैसे हो गए? 140। और उज्जैन से काल भैरव का डिस्टेंस ऑलमोस्ट 9-10 किलोमीटर है। अगर मैं ऑटो से कवर करता तो वो पैसे वहीं बराबर हो जाते और मेरे पास खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं बचता। मैंने पैदल गया, पैदल आया। बीच में रास्ते में गढ़कालिका पड़ती हैं, माँ गढ़कालिका है, माँ हरसिद्धि है, मोटा गणेश है, मंगलनाथ जी का मंदिर है जहाँ पे मांगलिक दोष का पूजा होता है, और संदीपनी आश्रम। चलो एक चीज और बताता हूँ उज्जैन के बारे में। अगर मैं आपसे पूछूं कि भगवान श्री कृष्ण ने भी कहीं पे झाड़ू लगाया है तो आप बिलीव करोगे? नहीं। भगवान श्री कृष्ण झाड़ू लगा सकते हैं?
और अगर मैं बोलूं कि झाड़ू लगाया है, कहाँ? वो जगह भी उज्जैन है। क्योंकि आपने भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी की कहानी सुनी है। तो भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी जिस आश्रम में गए थे, उस आश्रम का नाम है संदीपनी आश्रम, जो कि उज्जैन में स्थित है। और जब बच्चा गुरुकुल में जाता है तो वो कोई राजा नहीं, कोई रजवाड़ा नहीं होता, वो सिर्फ एक शिष्य होता है और वो गुरु के दिए हुए आदेशों का पालन करता है। तो वहां पे वो गुरुकुल आज भी है, जहां पे आप जाओगे तो भगवान श्री कृष्ण से पहले गुरु जी की पूजा होती है, संदीपनी गुरु जी की पूजा होती है। तो वहां पे भगवान श्री कृष्ण ने झाड़ू भी लगाया है, सब कुछ करा है। तो वो एक जगह है जहां पे भगवान श्री कृष्ण ने झाड़ू भी लगाया है। तो ये है, तो 140 रुपीज हो गए थे, ठीक है। और हाँ, और 20 रुपए का प्रसाद माँ गढ़कालिका का और 20 रुपए का प्रसाद माँ हरसिद्धि का। कितने हो गए? पूरे हो गए, 170 हो गए। और 20 रुपए का प्रसाद मंगलनाथ का 190। कितने पैसे बचे? 10 रुपए। और 10 रुपए का प्रसाद भी पता कहाँ क्या हुआ मेरे साथ? मतलब 10 रुपए बचे थे, काल भैरव के आगे, मतलब काल भैरव साक्षात प्रकट थे। कहते हैं कुत्ते, मतलब जो डॉग होते हैं वो काल भैरव का होते। मैंने वो भी 10 रुपए का बिस्किट उनको ही खिला दिया था। हो गया 200 पूरा। फिर बस, मतलब खाली पेट गया, खाली पेट आया। लेकिन वो दिन है और एक आज का दिन है, मैं कभी खाली पेट नहीं रहा। मतलब उन्होंने कभी, मतलब कहते हैं, उन्होंने कभी नाप तोल के नहीं दिया यार। जब भी दिया दिल खोल के दिया, नाप के दिया ना तोल के दिया। उन्होंने जब दिया दिल खोल के दिया, ले जा। मतलब इतना गरीब हूं कि ये, मतलब अभी इंस्टाग्राम पे ट्रेंडिंग भी थी, इतना गरीब हूं कि ये सांसें भी मेरी नहीं है। और अमीर इतना हूं कि जो मेरा राजा है, मेरा बाप है, वो 3 लोक 9 खंड का राजा है। कहते हैं आप कभी श्री महाकाल का जयघोष सुनोगे तो आपके गूज़बम आ जाएंगे। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज महाराज अवंतिका नरेश महाराज श्री महाकाल महाराज की जय। मतलब अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज महाराज, मतलब उनसे ऊपर ना कुछ है, ना था और ना होगा। तो उनके आगे तो भाई बस। श्री अमरनाथ जी गए आप? हाँ, लास्ट ईयर गया था, श्री अमरनाथ यात्रा किया था लास्ट टाइम। बाबा विलीन हो गए थे क्योंकि मैं बहुत एंड में गया था, बट बाबा तो हमेशा ही है वहां पे, तो बहुत अच्छा। और अभी फिर से जा रहे हो, एक्साइटेड हो? नाइस। और इस बार पता है कब जा रहा हूँ? किस दिन मेरी यात्रा स्टार्ट होगी? जिस दिन मेरा बर्थडे है। वाओ, आपको हैप्पी बर्थडे एडवांस में। थैंक यू 12th ऑफ जुलाई। मतलब 11th की मेरी टिकट है, 12th की मेरी यात्रा स्टार्ट होगी। मेरी प्लानिंग ये थी कि मैं अपने बर्थडे वाले दिन वहां पे दर्शन करूं। कर सकता हूं मैं, अगर मैं बालटाल वाले रास्ते से जाऊंगा तो एक दिन में मैं कर सकता हूं, लेकिन नहीं, मैं पुराने रास्ते से जाऊंगा। सबसे पहले मैं चंदनवाड़ी जाऊंगा पहलगाम में। चंदनवाड़ी से एक दिन में मैं कवर करूंगा शेषनाग। फिर अगले दिन अगर मौसम ठीक हुआ, वहां पे एक बहुत मतलब बड़ा सिनेरियो ये है कि अगर आपका एक टाइम जोन होता है कि अगर आप 2 बजे तक शेषनाग पहुंच गए तो आप शेषनाग से आगे जा सकते हो। अगर 2 बजे के बाद आप पहुंचोगे तो आपको शेषनाग पे हॉल्ट करना पड़ेगा। तो सेम चीज पंचतरनी पे भी है। जो मतलब अमरनाथ यात्रा की स्टार्टिंग क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। आप यहाँ से जम्मू जाओगे, बहुत सारे लोग जम्मू से रजिस्ट्रेशन करके और डायरेक्ट वहां से जाते हैं, और बहुत सारे लोग अलग अलग अपने अपने रूट के हिसाब से जाते हैं। तो जब मैं फर्स्ट टाइम गया था तो हम यहाँ से गए और मॉर्निंग में जम्मू पहुंचे। फिर जम्मू पहुंचने के बाद हमने वहां से टैक्सी ली कि अमरनाथ के लिए, तो टैक्सी ली। तो बट हम जब तक पहुंचे बनिहाल, तो बनिहाल पे रोड ब्लॉक हो गए थे क्योंकि बहुत सेंसिटिव एरिया है, और बहुत सेंसिटिव एरिया है तो वहां पे रोड ब्लॉक हो गया। बट हमने जैसे तैसे बनिहाल पे, वहां पे लोकलाइट्स ने हमें बताया
कि आप बनिहाल से एक काम करो, अनंतनाग के लिए ना लोकल ट्रेन आएगी अभी, पहले वंदे भारत आएगी और उसके बाद फिर लोकल ट्रेन आएगी। आप लोकल टिकट से लेके आप वंदे भारत लोकल ट्रेन से आप अनंतनाग चले जाओ और अनंतनाग से सुबह आप चंदनवाड़ी चले आना, तो आपका कल का दिन सेफ हो जाएगा, वरना आप अब यहाँ रुकोगे कल जाओगे। तो हमने वहां से लोकल ट्रेन लेके अनंतनाग गए और जो लोकल ट्रेन के अंदर का व्यू है, नेचर, मतलब अब समझ में आता है कि माता पार्वती महल इतनी सारी चीजें छोड़ के पहाड़ों में क्यों गई थी। तो वहां से फिर हम अनंतनाग आ गए, अनंतनाग रेलवे स्टेशन आ गए। अनंतनाग रेलवे स्टेशन पे मीर कैंप है, एक मीर चौराहा है, वहां पे आर्मी कैंप है, वहां पे हम रात भर रुके। फिर अगले दिन हम वहां से चंदनवाड़ी गए, चंदनवाड़ी से हमें RFID मिलती है जो कार्ड होता है, फिर RFID चंदनवाड़ी से हम आगे गए, फिर एक स्टार्टिंग जोन है, वहां तक आपको गाड़ी से लेके जाते हैं लोकल टैक्सी वाले, फिर वहां से आपकी चढ़ाई स्टार्ट होती है। और लास्ट ईयर जब हम गए थे तो मतलब शेषनाग पहुंचते हुए हमें 2 बार शेषनाग के दर्शन हो गए थे। मतलब फर्स्ट डे का हॉल्ट कहते हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल, जो ज्यादातर लोग रुकते हैं वो रुकते हैं शेषनाग झील पे। आप यकीन नहीं मानोगे, हमने यात्रा स्टार्ट की थी और हमें थोड़ी ही देर के बाद शेषनाग के दर्शन हो गए थे। हमारे रास्ते पे शेषनाग सामने आ गए थे, मतलब ओरिजिनल वाले स्नेक। हाँ मतलब थे उनके वो। नहीं शेषनाग मतलब काइंड ऑफ कोबरा को नाग देवता कहते हैं। हाँ। हमने लाइव, मतलब हम चढ़ाई कर रहे हैं और हमारे आगे से पहले का जय हो जय हो जय हो प्रभु हर हर महादेव, दर्शन हो गए। और जब हम शेषनाग पहुंचे तो सावन में ही था, लास्ट ईयर सावन के टाइम पे हम गए थे। तो उस दिन ना मतलब शेषनाग झील में भी शेषनाग बहुत कम लोगों को दर्शन होते हैं। अगर आप जाओगे कभी, आप यात्रा करोगे ना, तो आप देखोगे, अगर आप बोलोगे तो मैं भी वीडियो दिखा दूंगा कि एक लेक है और लेक के अंदर एक ऐसा शैडो बनेगा, जैसे आप स्नेक होता है ना, शेषनाग मतलब उस तरह का शैडो बनेगा कि एक पूंछ है और एक लंबी सी और आगे जाके वो। तो वो वीडियो है, वो मेरे इंस्टाग्राम पे मैंने डाला भी है, तो वो मैंने अपने इंस्टाग्राम पे डाली भी है। और जब आप शेषनाग पे रुकोगे तो वहां पे टेम्परेचर बहुत माइनस। और सबसे बड़ी चीज बताऊं, बाबा अमरनाथ बर्फानी के लिए ये कहा जाता है कि जय हो बाबा अमरनाथ बर्फानी और भूखे को अन्न और प्यासे को पानी। आप वहां के भंडारे अगर देखोगे ना तो आप ये बोलोगे कि ये सच में भंडारा है क्या, क्योंकि आप बस डिश बताना कि ये डिश हाजिर, मतलब मैंने उस ऑल्टीट्यूड पे आप सोच सकते हो कि मक्के की रोटी और सरसों का साग मिलेगा, जहां पे इंसान को पहुंचने में 12-12 घंटे लग रहे हैं। उस ऑल्टीट्यूड पे सोच रहे हो आपकी पिज्जा मिलेगा। अच्छा चलो ठीक है, ये तो बहुत कॉमन हो गया, पिज्जा और सरसों की साग और मक्के की रोटी। अगर मैं बोलूं वहां पे मोमोज भी मिलेगा, अगर मैं बोलूं वहां पे मफिन मिलेगा, अगर मैं बोलूं वहां पे पेटीज मिलेंगे, अगर मैं बोलूं सैंडविच मिलेगा, अगर मैं बोलूं फ्रूट चाट मिलेगा, अगर मैं बोलूं मतलब आप मतलब बारबेक्यू का सामान बताना, मशरूम, पनीर, चाप, आप जो चीज सोच सकते हो खाने पीने की, जो चीज सोच सकते हो वेज में सब मिलेगी, सब मिलेगा, सब मिलेगा, मतलब सब मिलेगा। एक पोषपत्री का वैसे तो भंडारे नीचे से आपको अमरनाथ यात्रा पे आप जब जाओगे तो आप जब चिनाब क्रॉस करोगे, मतलब माता वैष्णो देवी कटरा क्रॉस करोगे, उसके बाद आपको रास्ते में भंडारे मिलते चले जाएंगे। तो बट जो मतलब कहते हैं बहुत ज्यादा फेमस, बहुत ज्यादा वर्ल्ड वाइड फेमस 2 भंडारे हैं अमरनाथ यात्रा में। एक पोषपत्री का भंडारा, वो भी दिल्ली वाले ही करते हैं, करोल बाग में उनका ऑफिस है। और जो दूसरा है
जिस हाइट पे लोग इंसान को खिलाने के लिए सोचते हैं ना, उस हाइट पे एक और भंडारा है, और उस भंडारे का नाम है पशुपतिनाथ भंडारा। और आप वहां पे सोचो किसके लिए भंडारा हो रहा होगा। जानवरों के लिए। वहां पे जो घोड़े हैं, खच्चर हैं, जो यात्रा के दौरान लोगों को लेकर आते हैं, उनके लिए भंडारा हो रहा होता है। वाह। उस हाइट पे उनका खाना ग्रीन ग्रास और भूसा प्रॉपर तरीके से, यानी कि फेंक दिया प्रॉपर, जैसे घर पे हम देते हैं ना टब बना के, वैसे तरीके से भंडारा हो रहा होता है उनका। और ये भंडारा कौन करवा रहा है? भोले बाबा करवाते हैं भाई। अभी मेरी, जब मैं लास्ट टाइम गया था तो पोषपत्री भंडारे पे मैंने पूछा कि ये कैसे होता है ये सब कुछ, तो उन्होंने बोला लास्ट ईयर ये 8 CR का भंडारा था। 8 करोड़ का। मैंने कहा इस साल? कह रहे 11 तो हो चुके हैं और अभी पता नहीं और कितना जाएगा। मैंने कहा ऑलमोस्ट आइडिया, तो कह रहे 12 करोड़ रुपए जाएंगे। मैंने कहा कहां से आता है पैसा? कहता आपके जैसे भोलों से, ये सारे भोलों से। तो मैंने कहा कि अगर मेरे को कुछ देना हो तो कैश ले लो आप, क्योंकि उस जोन में नेटवर्क इतने स्ट्रांग नहीं होते कि आप UPI चला पाओगे। तो कह रहे जी आप ये QR कोड ले जाओ, उनका कार्ड है उनके पीछे, मतलब आप जिस साल जाओगे वो उस साल के प्रकट उत्सव जो होता है, मतलब बाबा का जो रूप आया है उसकी फोटो होगी और पीछे QR कोड होगा। आप अपना स्कैन करो और आपकी जो श्रद्धा हो, चाहे 1 रुपए की है, चाहे 1 लाख की है, चाहे 1 करोड़ की है, चाहे 1100 की है, 11 रुपए की है, 11,000, व्हाटएवर यू वांट, वो आप कर दो। मतलब मैंने कहा कभी ऐसा नहीं लगा कि इतना कैसे होगा, क्या होगा। कह रहे हमें क्या लेना देना, वो बैठा वो अपने आप करेगा, हम तो उसी के लिए बैठे हैं ना, उसका भंडारा है, वो अपने आप जाने, हम कौन होते भाई सोचने वाले। अगर मेरे घर पे मेहमान आएंगे तो मैं सोचूंगा ना भाई कि मेहमानों को खिलाना है या नहीं खिलाना, क्या खिलाना है। अगर नहीं खाएंगे तो बेइज्जती किसकी है? वो भोले के मेहमान है, अगर नहीं खाएंगे तो बेइज्जती उसी की है, हमारी थोड़ी है। मुझे आपकी बातें सुन के गूज़बम्स आ रहे हैं, मतलब हर एक पॉइंट पे आप ऐसे बात कर रहे हैं, ऐसे मतलब मैं बता नहीं सकती। नहीं यार, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था ना, शून्य भी वो और निराकार भी वो, अंत भी तो वो, आरंभ भी वो, मतलब सब कुछ वो है यार, सब कुछ वो है, मतलब सब कुछ वो है। उनसे ऊपर ना कुछ था, ना है, ना होगा। वैष्णो देवी गए? हर साल। हाँ। हर साल जाना है, मतलब माई है वो तो यार। वहां पे भी आपको ऐसा सेम फील होता है? बहुत पावर है। आज रिलैक्सो की चप्पल में गया था मैं फर्स्ट टाइम, और रिलैक्सो की चप्पल से आप अभी सामने देख ली। कैसा लगा जब माँ को पहली बार देखा? बस उनके लिए शब्द नहीं है, माँ के लिए शब्द नहीं है। मैं खुद जम्मू से हूँ लेकिन जा नहीं पाती। मैं 10 साल हो गए थे मुझे वहां गए हुए, और अभी मैं गई 10 साल के बाद। सोचो। नहीं भाई, मैं तो कह रहा हूं आप अपनी माँ से तो डेली मिलते हो ना, वो भी माँ है यार, वो आपका इंतजार कर रही है। लोग कहते हैं कि बुलावा आएगा, बुलावा आएगा, बुलावा आएगा। यू आर फ्रॉम जम्मू, आप यहाँ पे अकेले रह रहे हो। आप अपने घर जाने के लिए मम्मी पापा से पूछ, मम्मी पापा का बुलावा आता है क्या कि बेटा घर आ जा? आप अपने आप जाते हो ना। तो वो माँ है और वो भोले बाबा हमारे पिता हैं, तो उनका बुलावा क्यों आएगा भाई? हमारा घर है, हम जाएंगे, जरूर जाएंगे। मैं ऐसा कुछ नहीं कहूंगा भाई कि बुलावा आता है, आपकी भावना होनी चाहिए, आप अपने आप चले जाओगे। अगर आप सोचोगे क्या पता कि तुम उनके सहारे बैठे हो और क्या पता वही तुम्हारे सहारे बैठे हो कि कब आएगा मेरा बेटा, तो भाई बुलावा की कोई वो नहीं है भाई। इंसान को जाने के लिए दिल में होनी चाहिए कि हाँ भाई जाना है तो चला जाएगा वो। अगर वो ये कहेगा कि भाई बुलावा आएगा, बुलावा आएगा, बुलावा आएगा,
बुलावा आएगा, तो फिर तो भैया बुलावा ही आएगा बस। वो तो भैया फॉर्मेलिटीज हैं। मैं तो कहता हूं भाई इंसान को कुछ जगह पे हर साल जाना ही जाना चाहिए, जैसे माता के और बाबा के। जाना ही जाना चाहिए, कहीं जाए या ना जाए इंसान, ये दो जगह जरूर जाए, चाहे कैसे भी जाए, चाहे जाए ही जाए। मैं कहता हूं आप फाइनेंशियली नहीं हो जाने लायक, तो जरूरी नहीं है कि आप वहीं जाओ। आपके घर के आसपास कोई माता का मंदिर हो, आप उन्हें ही बोल दो, वहां ही जाओ। घर के आसपास कोई शिवालय हो, वहीं जाओ, पर जाओ जरूर, जरूर जाओ। मैं तो ये कह रहा हूं कि जाओ जरूर। कंसर्न ये है कि आपका भाव होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि वो भाव वैष्णो देवी में ही मिलेगा। आसपास की जगहों में भी, हर जगह है यार, वो हर जगह है। आप महसूस तो करो यार, आप महसूस करो, आपको हर जगह ही नजर आएंगे वो। और जब कहते हैं ना, मानो तो पत्थर ना मानो तो भगवान, नहीं सॉरी, मानो तो भगवान ना मानो तो पत्थर, है ना। एक बाग से फूल निकलता है, उसको भी नहीं पता होता कि वो किसी के गलतन में माला बन के जाएगा, या भगवान पे चढ़ेगा, या किसी के अंतिम संस्कार में जाएगा। ये कर्मों की नियति है। आप अपने कर्म अच्छे रखो यार, बाकी तो छोड़ दो उसके ऊपर यार। वो अपने आप देख लेगा कि तुमने कितने अच्छे कर्म करे, कितने बुरे कर्म करे। कर्म अच्छे करो, कभी किसी का दुख मत दो, कभी किसी को पेन मत दो, सबको खुश रखो। और डेली सुबह शाम यही बोलो, सुबह उठो कि आपका धन्यवाद, आपने मुझे आज के लिए फिर से श्वास दिया। और रात को सोते वक्त क्षमा मांग लो कि मेरे से अगर जाने अनजाने भूल चूक में भी कोई गलती हुई हो तो उसके लिए क्षमा करो। करना तो शुरू करो, देखो यार फर्क, चेंज देख लेना। मैं तो ये कहता हूं कि ज्यादा दिन की बड़ी बात, आई कैन गिव यू गारंटी विद 21 डेज, कोई बड़ी बात नहीं है। सिर्फ 21 दिन आप सुबह उठ के उनका धन्यवाद करो कि बाबा आपने मुझे ये श्वास दिया, आज फिर से इस दुनिया को देखने का मौका दिया, तो और आप मेरे से कुछ गलत काम मत करवाना प्लीज, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। और शाम को उनसे क्षमा मांग लो कि बाबा मेरे जाने से तो नहीं हुआ है, बट फिर भी जाने अनजाने में अगर कोई गलती होगी तो क्षमा कर देना। और चेंज देख लेना। मैं लिख के दे रहा हूं, आई कैन गिव यू इन राइटिंग। 21 दिन के बाद आप बोलोगे अब ना ब्रो मजा आ गया यार, क्या बात बताई थी। अभी आप कहाँ, मतलब आपकी कोई डेस्टिनेशन है जहाँ आप बहुत दिल से चाहते हो? बुलावा तो आपने बोल दिया नहीं आएगा, लेकिन वो कौन सी जगह है जहाँ आपको जाना है अभी? नेक्स्ट वीक उज्जैन। जहाँ आप नहीं गए हो वहां। जहां मैं नहीं गया हूँ। हाँ। यार देखो, एक बहुत ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं रामेश्वरम जाने के लिए पिछले 2 साल से ट्राई कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ऑल ऑफ सडन में कहीं स्टक हो जाता हूँ। तो अगर मैंने सोचा कि मैं उस दिन जाता हूं, तो मैं ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ वहीं मतलब अगर मैंने ये बोल दिया ना कि मैं इस तारीख को मतलब यहाँ पे उस दिन जाऊंगा, तो अगर वहां नहीं पहुंच पाया तो मेरे जो घर के पास शिव जी का मंदिर है ना, भोले बाबा का मंदिर, में वहां पहुंच जाता हूँ। भाई देखो मैंने बोला था, मैं आ गया हूँ। मेरी गलती नहीं है, ठीक है। आपने नहीं बुलाया, लेकिन पापा तो बुलाते नहीं है। नहीं तो मैं तो खुद चला गया ना, जरूरी थोड़ी है कि वहीं पे मेरे बाप है। मेरे बाप तो भाई हर जगह है, मेरे वो पिता हर जगह ही है, ठीक है। तो भाई मैं तो आ गया, जरूरी थोड़ी है भाई कि वहीं जाना है। आप फील करो यार, दैट्स इट। तो हाँ, अगर मैंने बोला है कि रामेश्वरम जाना है और नहीं जा पाया, तो पास के जो मंदिर है हम वहां चले जाते हैं। जय हो, आ गया आ गया। नाइस। अच्छा, मोह की हम बात कर रहे थे, भगवान की हम बात कर रहे थे, प्यार हुआ कभी? दे देना। अरे यार नहीं हुआ। नहीं हुआ, सच बताना, नहीं हुआ। ये पॉडकास्ट अनफिल्टर है। नहीं हुआ। झूठ। नहीं हुआ। हाँ। हुआ। हाँ। हुआ था,
अब नहीं होगा। अब नहीं होगा। अच्छा, इतना डीप हुआ था। अभी भी है बट अब कहीं और नहीं होगा। और फिर वो मिला नहीं आपको? मिला। हाँ, तो फिर? वो भोले बाबा ही तो है। अच्छा, अरे कैसे बात को फेर रहे हो। हाँ कभी किसी लड़की से प्यार हुआ? क्वेश्चन ही चेंज कर दूंगी। हुआ था। हुआ और फिर नहीं हुआ। हुआ है। हाँ। वो रहेगा। खत्म नहीं होगा। मिला नहीं आपको आपका प्यार, शादी नहीं हो पाई। जरूरी थोड़ी है हाँ। कि शादी होगी तो ही प्यार है। हाँ। मैं भोले बाबा को महसूस ही तो करता हूँ और उतना प्यार है। मिले वो मेरे से कभी, फिर भी प्यार है और अटूट प्यार है और वो रहेगा। है ना? तो वही वाला सिनेरियो है वहां भी। तो वो लड़की की शादी हो गई तो वो तो किसी और का प्यार हो गई। आप भी तो उसका प्यार थे, फिर उसने छोड़ा क्यों? हाँ? इस चीज का आंसर नहीं है। क्यों छोड़ती हैं लड़कियां? कह नहीं सकते। हाँ, मैं उनको ब्लेम नहीं करूंगा कि उन्होंने मुझे छोड़ा। समय का कुछ ऐसा सिस्टम था कि चीजें नहीं धोखा मिला। नहीं, धोखा नहीं कह सकता मैं। सिंक्रोनाइजेशन नहीं थी यार। समय के साथ मैं नहीं था कैपेबल कि मैं उन चीजों को मैनेज कर पाता, तो मेरे एंड से ही ना थी। अच्छा। क्योंकि मैं फर्श पे, वो अर्श पे थी। अच्छा, तो अगर प्यार था तो फर्श अर्श तो कुछ होना नहीं चाहिए बीच में? नहीं होना चाहिए बिल्कुल। क्यों होना चाहिए? अगर हम किसी से प्यार करते हैं तो उसका पैसा थोड़ी ना देखेंगे। अगर प्यार करते हैं। अच्छा, मैं आपको ये बोलूं, आप अभी तक 4 व्हीलर में रह रहे हो, घूम रहे हो, अच्छा खासा सब कुछ, मतलब एक अच्छी लाइफ है। और मैं बोल दूं कि ऑल ऑफ सडन एक इतने बड़े कमरे में रहना है और आपको पैदल चलना है, गाड़ी भी नहीं है, और वो मैं अपने चाह के लिए कर रहा हूं, तो ये क्या मैं उस इंसान के लिए सही कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं? देखो, अगर आप किसी से प्यार करते हो, अगर आप प्यार करते हो ऑलरेडी, आप उस इंसान को जानते हो, तो ये सारी चीजें आपको तब सोचनी चाहिए थी जब आप उसके साथ रिलेशनशिप में आए थे या प्यार करते हो। ठीक है, अब जब प्यार हो गया, रिलेशनशिप में आ गए, उसके बाद अगर आप ये सारी चीजें सोचोगे तो उसका कोई तुक नहीं बनता। अच्छा, मतलब मैं इस चीज पे पूछूं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लव? लव मतलब प्यार। प्यार का कोई मतलब नहीं है, और नहीं है। मतलब है। अगर मैं बोलूं कि वो उस टाइम पे थी जब हमें कोई पूरा सुनो, जब प्यार का कोई मतलब नहीं है और जहां मतलब है वहां प्यार ही नहीं। राइट। तो जब हम उस लेवल पे थे जब हमें किसी चीज का कुछ पता नहीं था, सिर्फ हमारी बातचीत हो रही थी, हमारे में इंटरेक्शन बहुत अच्छा था, सारी चीजें ओके थी, बट चीजें नहीं बैठ पाई। आप बहुत लोअर क्लास से थे, क्योंकि मैंने आपको बताया मेरा फाइनेंशियली बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग नहीं था, वो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग थी। हमारी चीजें नहीं हो पाई। उन्होंने मेरे से पूछा भी था बट मैंने ना कर दिया था। रीजन बीइंग इज दिस कि मैं नहीं चाहता कि आप जो एक मर्सिडीज में जा रही आ रही हैं, मतलब उस लेवल की चीज को आप लेके बोले कि नहीं आपको मेरे साथ नंगे पैर जमीन पे चलना है, तो शायद मैं उसके लिए गलत कर रहा हूं। मैंने आपको बोला ना कि कभी किसी के साथ गलत मत करो, चाहे वो कितना भी सही क्यों। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही था कि नहीं, मैं उस टाइम पे उस लायक नहीं था कि मैं उन चीजों को हैंडल कर सकता था। वो प्यार करती थी आपसे तो इंतजार कर सकती थी। हाँ, ये कह सकते हो, बट इसका धोखा ही हुआ ना फिर ये तो। इस चीज पे मैं नहीं कहूंगा यार। चलो, आप रिस्पेक्ट करते हो अभी भी, है ना? वो जब तक सांस रहेगी जब तक रहेगी यार। वाह, इतना प्यार। चलो, नाइस। हम शायद अपने टॉपिक से बहुत ज़्यादा डाइवर्ट हो गए। हमने बहुत सारी बातें की। अभी हम आपके साथ एक फन सेशन करेंगे जिसमें मैं आपसे रैपिड फायर करूंगी, लेकिन आपको 1 वर्ड में आंसर देना है, ठीक है?
लिख के लेकर आई हूँ। अच्छा, माइंडिफिक आंसर देना है या साइंटिफिक आंसर देना है? डिपेंड्स ऑन यू एंड द सिचुएशन एंड द क्वेश्चन आल्सो। वर्ड एक वर्ड, और उसको आपको एक वर्ड में ही आंसर देना है। सक्सेस, मेहनत, रैपिड, फेलियर, रैपिड फायर, फेलियर। फेलियर वर्ड है ही नहीं, लेजीनेस, लाइफ में जगह नहीं है। लव, भोले बाबा। मनी, नॉट एवरीथिंग। फेम। समटाइम्स। ओके, ड्रीम सेलिब्रिटी टू होस्ट विद। ड्रीम सेलिब्रेटेड था बट वो अब नहीं रहे इस दुनिया में, श्री रतन टाटा जी। मेरे भी। एक सिटी जहां आप शिफ्ट हो सकते हो। उज्जैन। एक हैबिट जो आप छोड़ना चाहते हो। किसी चीज को सोचना और सोचते रहना। ओवर थिंकिंग। एक पर्सन जिसे आप थैंक यू बोलना चाहोगे। पर्सन। माँ। लास्ट थिंग यू सर्च्ड ऑन गूगल। आज किसका मैच है फीफा वर्ल्ड कप में? बिगेस्ट फ्लेक्स दैट यू नो अबाउट फीफा एंड आई डोंट नो। बिगेस्ट फ्लेक्स, मोटी चेन, मोटा पैसा। बिगेस्ट इनसिक्योरिटी। लाइफ। शादी होस्ट करना या अवार्ड शो होस्ट करना। अवार्ड शो। एक सीक्रेट जो ऑडियंस को नहीं पता है। आई कांटेक्ट मत करो ऑडियंस के साथ। नहीं तो फंस जाओगे। कभी ऐसा हुआ कि आप कोई शो होस्ट कर रहे हो और बहुत सुंदर लड़की है और आप खो गए? मैं आई कांटेक्ट करता ही नहीं। नहीं, अगर ऐसा कभी हुआ आपके साथ बताओ ना। मैं कभी इतना फोकस करता ही नहीं। देखा ही मैं पराई औरतों को नहीं देखा। जब मैं स्टेज पे गया हूं तो मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरा माइक, मेरा स्टेज और मेरी ऑडियंस दिखाई देगी। उसमें कोई ऑडियंस में लड़का लड़की नहीं थे, मुझे मेरी ऑडियंस दिखाई देगी। दैट्स इट। आज तक का सबसे मजेदार शो कौन सा था? बोलो, मेरे तो सारे ही मजेदार होते हैं। भाई मेरे तो सारे ही शो मजेदार होते हैं बट सबसे मजेदार शो जल्दी बताओ। अरे यार कैसे बताओ यार, सारे ही शो मजेदार है यार। फिर भी आपको बड़ा मजा आया उस शो में। सबसे महंगा शो। सबसे मजेदार शो, सबसे मजेदार शो, सबसे मजेदार शो। यार सारे ही शोज तो ये बता दो सबसे महंगा शो आज तक का। 2.7 लाख। वाओ, और कितने घंटे का था? 2 घंटे का। वाओ, कहाँ पे किया था? दिल्ली में ही था। किसका शो था? सेलेब शो था। ओके, नाइस। अच्छा, किसी को एंकर बनना हो तो उसको क्या करना पड़ेगा? बुक फेस करना चाहिए। आजकल की डेट में जो दुनिया बुक फेस नहीं करती है, फेसबुक करती है। तो फेसबुक से हटके बुक फेस करना सीख जाओ तो बहुत सारी चीजें आप बन सकते हो। एंकर बनने के लिए कोई प्रॉपर स्टडी करनी पड़ती है? एंकर, न्यूज एंकर नहीं, एंकर मतलब एमसी। मैं अगेन एक वर्ड बोलूंगा कि एंकर सिर्फ एक वर्ड नहीं है, एक उपाधि है। जैसे आप डॉक्टर की पढ़ाई कर लेते हो, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर लेते हो, उसके बाद लगता है सीए की पढ़ाई करते हो, है ना? तो वैसे एक एंकर एक पढ़ाई है, वो आपको ऑल ऑफ सडन नहीं आती है। आपको डे बाय डे, डे बाय डे, डे बाय डे, डे बाय डे, डे बाय डे आपको अपने आप को पॉलिश करना पड़ता है, जब जाके आपके नाम के आगे एंकर। हाँ विधु, सी फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे नाम के आगे एंकर डॉट अभिनव लगा हुआ है, बट मैं अभी भी अपने आप को गलत बोलूंगा कि आई एम रॉन्ग। मैं एंकर नहीं हूं, आई एम नॉट एन एंकर, आई एम एन एमसी। ठीक है, आई कैन गिव यू गारंटी, और इस पॉडकास्ट पे बोल रहा हूं, अगर मेरा शो 100 एंकर देख रहे हैं
तो 100 में से 99 के पास इस चीज का आंसर नहीं होगा कि व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ एंकर एंड व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ एमसी, और दोनों में क्या फर्क है। बताएं आज आप। मैं क्यों बताऊं, मेरे ऑडियंस बताएगी। एक्सक्लूसिव ऑन द टाइटल टॉक्स। नहीं यार, ये चीज ऑडियंस बताएगी, उसके बाद फिर हम इसको अनवील कर देंगे। एमसी शायद शो जो होस्ट करते हैं। नो आप बताएं ना। अच्छा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंकर? एंकर का मतलब आपको पता है क्या होता है? ठहराव। क्योंकि वो उसमें भी यूज होता है नेवी में और शिप वगैरह में एंकर बना रहता है। हाँ, एंकर बना रहता है, ठीक है। सो बेसिकली एंकर वर्ड जब आपके पास यूज होता है, आपके नाम के आगे लगता है, जब आप एक बहुत रिनॉन्ड नेम बन जाते हो, बहुत ज्यादा रिनॉन्ड नेम बन जाते हो, और आप कुछ बोल रहे हो तो आपको सुनने के लिए दुनिया रुक जाए, जब आपके नाम के आगे एंकर लग सकता है। बट अगर मैं अपनी बात करूं या आपकी बात करूं, वी बोथ आर इन सेम प्रोफेशन, तो हम दोनों एंकर नहीं हैं, हम एमसी हैं, क्योंकि हमारा नाम और हमारा फेस मेरे एंकर के आगे न्यूज लगता है, न्यूज एंकर लगता है। तो मैं अपने नाम के आगे बोलूंगा कि मेरे नाम के आगे मैंने anchor.abhinav लगाया हुआ है, बट नहीं, दिस इज रॉन्ग। एमसी अभिनव होना चाहिए, बट एमसी लोगों को नहीं पता है, इस वजह से मैंने एंकर लगाया हुआ है। एमसी एक स्पेनिश वर्ड है जिसका मतलब होता है थ्रोट, जिससे हम गले से आवाज निकालते हैं, वॉइस मॉड्यूलेट करते हैं और उसको प्रेजेंट करते हैं, राइट? तो उस चीज को हम एमसिंग बोलते हैं, दैट्स वाई नाम के आगे एमसी लगता है, क्योंकि बोलना हर किसी इंसान को आता है, लेकिन उस बोलने की कला को प्रेजेंट करना, मॉड्यूलेट करना, वो कम लोगों में आता है। वो आपके एक्सपीरियंस के साथ, आपके शो रन के साथ साथ आता जाता है। तो ये है डिफरेंस एंकर और एमसी। तो एमसी बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? एमसी बनने के लिए बहुत सारे यंगस्टर्स जो अभी बनना चाहते हैं, उनको बहुत कूल लगता है, मेरे पास भी बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि हमें भी स्टेज होस्ट करके पैसे कमाने हैं, बोलना ही तो है, वाओ कितनी अच्छी जॉब है। भाई जनरल नॉलेज बहुत स्ट्रांग, हिस्ट्री बहुत स्ट्रांग, करंट अफेयर्स बहुत स्ट्रांग, फेसबुक की जगह बुक फेस करना सीखो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज स्टेज प्रेजेंस, कि आप स्टेज पे कैसे लग रहे हो, वो बहुत बड़ा मैटर करता है। आप स्टेज पे चढ़ गए इतना बड़ा पेट लेके, है ना, तो नॉट लुक गुड। आप ग्रूम रहो, फिट रहो, अपने डाइट के ऊपर बहुत ध्यान रखो, ठीक है। आप, मैं कह रहा हूं कि अगर हफ्ते में एक पूरे वीक नहीं जा सकते जिम, आप 3 दिन जाओ जिम नहीं जा सकते रनिंग करो, नहीं कर सकते स्विमिंग करो, स्विमिंग नहीं कर सकते घर पे योगा करो, कुछ एक्टिविटी करो, कुछ ना कुछ करो। कुछ नहीं कर सकते बैडमिंटन करो, बैडमिंटन खेलो, और फिर भी अगर कुछ नहीं कर सकते तो लोअर पानी में डूब मारो। ठीक है, तो मतलब आपको यू लुक गुड, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रांग होने चाहिए, बहुत अच्छे, हाँ, है ना। और अब कॉन्फिडेंट होना चाहिए स्टेज पे, इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप कॉन्फिडेंट बहुत होना चाहिए, स्टेज नर्वसनेस नहीं होनी चाहिए, माइक नर्वसनेस नहीं होनी चाहिए। जहां आप इसके अंदर हुए तो आपका शो फ्लॉप। और शोज कैसे मिलते हैं? बहुत क्वेश्चंस आते हैं हमें आज इस पॉडकास्ट में, सब बच्चों को। अरे यार, आज सारे चिट्टे खोल दोगे। शोज कैसे मिलते हैं, कैसे पहला शो मिलता है? शो कैसे मिलते हैं? कॉन्टेक्स्ट बनाने पड़ते हैं बेसिकली। भाई आपका काम, मेरा एक मतलब अभी मेरी फिलॉसफी है, गेम, नेम, फेम। गेम मीन्स आप अपना काम कर रहे हो, दिल से काम करते चले जाओ। जब आप काम करोगे, आप उस टाइम पे पैसे को मत इंपॉर्टेंस दो, तो नाम बन जाएगा, और जब नाम बन जाएगा तो अपना आप दाम बन जाएगा। गॉट इट? तो ये फिलॉसफी है, और आई गेस हर इंडस्ट्री का यही उसूल है यार। आप अपना काम, आपका काम ऐसा हो कि आपका काम बोले, आपको बोलने की जरूरत ही ना पड़े। माय कंसर्न इज दिस, क्योंकि ये मुझे पता है कि जिस बंदे ने अगर एक बार मुझे काम करता हुआ देख लिया, तो वो बंदा कोई और एंकर नहीं लेगा, कोई और एमसी नहीं लेगा, क्योंकि उसको पता है कि ये बंदा भाई कैसे टैकल करता है, कैसे क्या चीजें करता है।
आपको लगता है सोशल मीडिया ने एंकरिंग को इजी कर दिया है या डिफिकल्ट? अब बहुत ज्यादा इजी हो गया है। जैसे नहीं तो हनी सिंह की बात करूंगा मैं वही, और हनी सिंह और बब्बू मान वाली बात करूंगा कि उन्होंने तो जब मिलियन ट्रिलियन में व्यूज घुमाए हैं, जब यूट्यूब नाम की चीज भी नहीं हुआ करती थी, है ना, मतलब इंस्टाग्राम नाम की चीज नहीं हुआ करती थी, जब उन्होंने मिलियन ट्रिलियन में व्यूज घुमाए हैं। अब तो बहुत इजी हो गया यार आपका एक्सेस, कि आप अपना इंस्टाग्राम पे डालो कंटेंट और आपको, आपके पास एक डिजिटल शॉप है, आपके पास एक डिजिटल शॉप है जो पूरे अक्रॉस दिस वर्ल्ड, मतलब इस पूरी धरती पे एक्सेसिबल है। उस टाइम पे जब हमने स्टार्टअप किया था, आपके पास फेसबुक नहीं हुआ करता था, आपके पास ऑर्कुट हुआ करता था। अगर मान लो 100 लोग हैं तो 100 लोगों में से 10 लोगों के पास ऑर्कुट होता था, 90 लोगों के पास होता ही नहीं था। आपको अपने वर्क दिखाने के लिए कोई इनपुट्स नहीं थे, वीडियो नहीं थी। उस टाइम पे जब इवेंट्स करते थे तो हम मतलब कैमरा चलता था फोटो वाला, वो रील भेजी जाती थी, जेपैग बना के भेजा जाता था, इतने छोटे छोटे डिजिटल कैमरा वाले आते थे, तो उस टाइम पे वीडियोस इतनी नहीं होती थी। आज की डेट में तो बहुत सारे प्लस पॉइंट है आपके पास, कि आपके पास मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन में इतने स्ट्रॉन्ग कैमराज हैं, आपके पास इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम पे रील है, आपके पास फोटोज है, वीडियो है, आप अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो, बेच रहे हो, XYZ। बट मैं अगेन एक चीज बताऊंगा, रील पे और रियल में बहुत फर्क होता है, जमीन आसमान का फर्क होता है। 100 में से 10 लोग जो रील पे होते हैं वही रियल में होते हैं, वरना 90 लोग तो सिर्फ रील पे होते हैं, आजकल रियल में नहीं होते। तो आजकल ज्यादा टैलेंट चल रहा है कि नेटवर्किंग? क्या सक्सेस दिखाने वाले जो लोग होते हैं, सक्सेस जिनको मिल गई है, फॉर एग्जांपल यू, वो उतने ही खुश होते हैं जितने दिखते हैं सोशल मीडिया पे स्पेशली? नहीं, जो इंसान सोशल मीडिया पे बहुत खुश दिखेगा वो अपने पर्सनल लाइफ में उतना खुश नहीं होगा। आपके हिसाब से यूथ सबसे बड़ी गलती क्या कर रहा है अभी? करके बताऊंगा। हाँ, बाकी खुशी भी स्क्रॉलिंग। अगर आपको यूथ को एडवाइस देनी हो, ये इस वजह से क्या एडवाइस दोगे? कि अगर आपके पास खाली टाइम है तो उस टाइम पे कुछ सीखना पसंद करो। सपोज जैसा कि मैं लास्ट ईयर का बात बता रहा हूँ, जब मेरा ऑफ सीजन था, जैसे काम नहीं था, मैंने डीजे प्ले करना सीख लिया। हाँ। अब इस टाइम पे मैं उसको रिफाइन कर रहा हूँ, उसको और पॉलिश कर रहा हूँ ताकि और अच्छा प्ले करना सीखूं। और अगर भी मुझे थोड़ा टाइम मिलेगा तो मैं परकशन करना स्टार्ट करूंगा, जो मुझे दरबूका और ये सारी चीजें प्ले करना सीखूंगा। और हाँ, अब खाली टाइम है, अभी ऑफ सीजन है, काम नहीं है, काम हल्का है। पहली बात तो ये कि मेरा कभी ऑफ सीजन नहीं होता, भोले बाबा की कृपा है ये कि हाँ ठीक है, मैं हर मंथ अच्छा कर लेता हूँ, ठीक है। और ये बहुत कम मेल एमसीज में मैंने ये देखा है कि अगर आप स्पेशली अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक अगर आप महीने के 7 से 8 शोज भी कर रहे हो तो अच्छा कर रहे हो आप, क्योंकि ये शो की क्वांटिटी ऑफ सीजन में फीमेल एमसीयू के पास होती है। अगर आप मेल होके भी इतना काम कर रहे हो तो अच्छा कर रहे हो आप। और अभी जैसे अभी खाली टाइम है तो मैं मॉर्निंग में स्विमिंग के लिए चला जाता हूँ, शाम को वर्कआउट करने के लिए चला जाता हूँ, दिन में बुक्स पढ़ लेता हूँ। और मतलब एंड ऑफ द डे जो आपका डे है उसको थोड़ा सा प्रोडक्टिव बनाओ, मतलब यूजलेस मत बनाओ कि स्क्रॉल मत करो, हाँ, स्क्रॉलिंग मत कुछ ना कुछ अगर दिन है तो अगर आपके पास खाली टाइम है तो कुछ ना कुछ उस पे चीजें करो जो आपके आगे आने वाले समय पे आपको हेल्प करे। अब जैसे हम दोनों एंकर हैं तो मैं भी बैक स्टेज की जो स्टोरीज होती हैं उसके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे। आई थिंक हमने बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया, बट स्टिल मेरे को मज़ा आ रहा है ना। तो जो बैक स्टेज कियोस चल रहा होता है, ऑन स्टेज तो हम सबको बहुत सही लगते हैं कि मस्त माइक लिया बोल रहे हैं, लेकिन जो बैक स्टेज का कियोस होता है वो क्या होता है जो पब्लिक को नहीं पता रहता? बैक स्टेज की चीजें अगर पब्लिक तक पहुंच जाएंगी तो पब्लिक सर पे खड़ी हो जाएगी। हाँ। मतलब बैक स्टेज की चीजें ऐसी होती हैं कि वो अगर ना किसी को पता चले तो ही ठीक है। हाँ।
क्योंकि आपको ग्लैमर बहुत अच्छा दिखाई देता है, वो स्टेज बहुत अच्छा दिखाई देता है, लेकिन उस स्टेज के पीछे जो मेहनत होती है ना, वो मेहनत बहुत बहुत नेक्स्ट लेवल पे होती है। जब आप शो एंजॉय कर रहे होते हो ना, तो बैक स्टेज बहुत सारे लोग अपनी नींद को एंजॉय कर रहे होते हैं। आप स्क्रिप्ट लिखते हो? मैं स्क्रिप्ट नहीं लिखता, मैं पॉइंट आउट नोट करता हूँ और पॉइंट आउट के कभी साथ ऐसा हुआ कि कुछ बोले? नहीं, मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। मैं पॉइंट्स टू पॉइंट्स चलता हूँ। आपने मेरे को पूरा शो फ्लो बता दिया, मैं उसके पॉइंट्स नोट करूंगा और उस पॉइंट्स के हिसाब से मेरे को क्या बोलना है मैं ऑन द स्पॉट डिलीवर करूंगा। मैंने कभी स्क्रिप्ट रेडी नहीं किया है और भगवान करे, भोले बाबा करे कि मैं स्क्रिप्ट रेडी करने की कोशिश भी ना करूंगा और ना और करना अगर हम पड़े। स्क्रिप्टेड करते हैं तो वो दिख जाता है भाई वो मतलब बहुत फेक सा लगता है। आप अगर आप स्पॉन्टेनियस अगर आप खेलोगे तो मतलब वही वाली बात है ना, आपको पता है इस बॉल पे 6 लगना है, तो आपका वो क्यूरियोसिटी खत्म हो जाएगी कि इस बॉल पे होने क्या वाला है। आपको पता है कि भाई अभी मैक्सिको और साउथ अफ्रीका का मैच था, फर्स्ट फीफा मैच था, कि हाँ मैक्सिको जीतेगी, तो फिर मैच देखेगा कौन यार, राइट? अगर उसको पता ही है कि मैक्सिको जीतेगी तो जीतेगी ना भाई, राइट? तो क्यूरियोसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। कभी ऐसा हुआ कि आप कुछ ऐसे बड़बड़ा रहे हो, ठीक है, गुस्सा चढ़ा है आपको और आप बोल रहे हो लेकिन माइक ऑन है, आपको लग रहा है माइक ऑफ है? भाई मेरे अंदर ये बहुत गंदी आदत है। बहुत सारे साउंड टेक्नीशियन मेरे से इसलिए भी परेशान होते हैं कि सर आप माइक ऑन ऑफ बहुत करते हो। हाँ। और इसकी वजह से हमारे जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें फ्लक्चुएशंस आती है और हमें बार बार आप पे बहुत ज्यादा फोकस रखना पड़ता है कि कब माइक ऑन कर दिया आपने, कब ऑफ कर दिया। हाँ। तो मेरी आदत ये है कि मैं जैसी माइक हटता है मेरा माइक ऑफ हो जाता है। मतलब तो, कभी हुआ आपके साथ? नहीं, मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ है कि माइक ऑन रहा है और मैंने कुछ और बोला है। नहीं, मेरे स्विच पे बहुत जल्दी बहुत फास्ट हैंड चलता है। नाइस, मेरा भी। आपके साथ कभी कोई एम्बैरेसिंग मोमेंट हुआ है स्टेज पे, बहुत एम्बैरेसिंग हो? मेरे को एम्बैरेसिंग ये लगता है यार, जब आप बहुत एफर्ट्स लगा रहे हो और आपके सामने वाला क्राउड ऐसे है ना, कितना गुस्सा आता है ना, मुझे भी आता है। अरे भाई ताली भी नहीं बजाते हैं भाई, बट उस टाइम पे ये ऐसा होता है कि हाँ बहुत सारे शोज ऐसे होते हैं मतलब जिस पे क्राउड ही, तो मैं भी थोड़ा सा उल्टी खोपड़ी का हूँ। हाँ। मेरी भी मतलब जब तक मजा नहीं आता मुझे शो, जब तक कि मेरे सामने वाली जो ऑडियंस है जब तक वो एंजॉय ना कर ले। तो कभी ऑडियंस ने आपकी बैंड बजाई है स्टेज पे? सच में था ना? मैं उस लेवल पे कभी जाता ही नहीं। हाँ। सेफर तो रहना है ना भाई। तो मैं गोलकीपर हूँ भाई शो का, अगर मैं ही फुटबॉल को गोल में जाने दूंगा तो फिर गोलकीपर किस बात का यार। सबसे बुरा क्राउड आपको किस सिटी में मिला कि मतलब मन खराब हो गया यहाँ शो करके? सबसे बुरा क्राउड नहीं यार, कहीं नहीं मिला? मैं क्राउड को कभी गलत नहीं बोलूंगा। हाँ। वो मेरी ऑडियंस है, वो है तो मैं हूं, मैं कभी उनको बुरा नहीं बोल सकता। वाह, आई थिंक हमने बहुत बातें कर ली और मेरी बातें कभी खत्म होंगी भी नहीं ऑब्वियसली, क्यों, और हम एंकर हैं दोनों, है ना, हमारी बातें नहीं खत्म अरे यार होंगी। ये अगर पॉडकास्ट चला रहा है तो सुबह से शाह साहब से शुरू हो जाएगी, बट चीजें खत्म नहीं होंगी। खत्म नहीं होंगी, मेरे माइंड में क्वेश्चंस आए जा रहे हैं, बट होपफुली मैं आपको दोबारा से बुलाऊंगी। जाते जाते जो ऑडियंस हमें देख रही है, जो यंगस्टर्स हमें देख रहे हैं, उनको क्या एक छोटा मैसेज देना चाहोगे आप? बड़ा भी दे सकते हैं। दिन को प्रोडक्टिव बनाओ। ट्रू। मतलब यूजलेस डे मत बनाओ, स्क्रॉलिंग में दिन मत निकालो, प्रोडक्टिव बनाओ, बुक्स पढ़ो, फिट रहो, हिट रहो, दैट्स इट। थैंक यू सो मच, हमें बहुत अच्छा लगा आज आपके साथ पॉडकास्ट करके, होपफुली आपको भी अच्छा लगा हो। धन्यवाद। हर हर महादेव। हर हर महादेव। और हम आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट लाए हैं, होपफुली आपको अच्छा लगे। दे दो लव, आपके पीछे है यार। पता है क्या है, ये वाला गिफ्ट अभी एक ही बचा था मेरे पास, और ये वैसे लेडीज वाला है तो ये आपकी मम्मी के काम आएगा। जो लड़कों वाला था वो खत्म। अरे यार ये थैंक यू थैंक यू फॉर कमिंग। अरे है क्या?